नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के दूसरे महत्वपूर्ण आलोचक अरस्तू के त्रासदी सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अरस्तू ने जो सिद्धांत दिए हैं काव्य शास्त्र में वो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने जो दिए वो ये बताते हैं कि काव्य क्या है, काव्य कहाँ से लिया जाता है, यानी कि उनका अनुकरण सिद्धांत जो ये बताता है कि काव्य कहाँ से लिया जाता है, काव्य किसे कहते हैं। उनका त्रासदी सिद्धांत जो कि ये बताता है कि काव्य कैसे रचा जाए, किस प्रकार से काव्य को अच्छा बनाया जा सकता है, किस प्रकार से काव्य को एक महान साहित्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उनका विरेचन सिद्धांत जो ये बताता है कि किस तरीके से एक पाठक के साथ तादाद में बिठाया जा सकता है। तो ये तीनों सिद्धांत जो हैं साहित्य में पूछे जाते हैं और इसीलिए अरस्तू पाश्चात्य काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अरस्तू के इन तीनों सिद्धांतों में से आज मैं त्रासदी का सिद्धांत के बारे में चर्चा करूँगा और इनका जो अनुकरण सिद्धांत है वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। उसे आप इनका अनुकरण सिद्धांत जो है वो और प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की पूरी भूमिका हमने कराई हुई है। वो आप चैनल पे जाकर देखिए और तभी आप इसको जोड़ पाएंगे। तो आज हम त्रासदी के सिद्धांत पर बात करेंगे। तो अरस्तू जो कि मूल रूप से एथेंस यानी यूनान के रहने वाले थे और 384 ईसा पूर्व में इन्होंने जन्म लिया और 400 से अधिक ग्रंथों की रचना करते हैं। और पेरिपोइथिकेस जो ग्रंथ है इनका, उसमें काव्य शास्त्रीय संबंधी इनके विचार मिलते हैं। ये प्रश्न आता है कि इनका काव्य शास्त्रीय संबंधी ग्रंथ कौन सा है, जिसका नाम है पेरिपोइथिकेस। और इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि है त्रासदी सिद्धांत, जो कि हर परीक्षा में 20 नंबर के क्वेश्चन में 15 नंबर के क्वेश्चन में लगभग पूछा ही जाता है। ये प्रश्न बड़ा भी है, महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस प्रश्न के जो त्रासदी सिद्धांत हैं उसमें त्रासदी के 5 तत्व हैं, है ना। तो उन सभी को वर्णित करना होता है, इसलिए इनके इस सिद्धांत को एक कठिन सिद्धांत के रूप में भी समझा जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे तो मैं उसे सरल रूप में समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो अरस्तू का जो त्रासदी सिद्धांत है वो असल में है क्या। वो जब भी हम अरस्तू की यहाँ पर बात करेंगे या फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किसी भी आलोचक की बात करेंगे, किसी भी आलोचक के साहित्य सिद्धांत की बात करेंगे, तो हम ये बात कर रहे होंगे कि वो सिद्धांत कविता के बारे में, नाटक के बारे में या साहित्य के बारे में क्या कह रहा है। तो इनका जो त्रासदी सिद्धांत है वो भी साहित्य के बारे में ही कुछ ना कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है त्रासदी सिद्धांत साहित्य के बारे में? ये कह रहा है कि साहित्य किस प्रकार रचा जाएगा। सबसे पहले जो बात करते हैं कि साहित्य किस तरीके से रचा जाना चाहिए वो अरस्तू ही हैं, जो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सबसे पहले जो बात करते हैं। प्लेटो, इनसे पहले प्लेटो आते हैं। वो ये बताते हैं कि किस तरीके से कविता कहाँ से आती है, कैसे की जाती है। लेकिन सबसे पहले अगर कोई बताता है कि साहित्य कैसे रचा जाए, कैसे अच्छा साहित्य रचा जाए, तो वो अरस्तू ही हैं, जो कि त्रासदी सिद्धांत के माध्यम से, विरेचन सिद्धांत के माध्यम से बताते हैं कि किस तरीके से साहित्य रचा जाए। अब त्रासदी सिद्धांत क्या है, क्यों उपयोगी है और ये किससे संबंधित है। तो मैंने बताया ये साहित्य से संबंधित है। ये क्या कार्य करता है, ये साहित्य को कैसे रचा जाए इसका कार्य करता है। क्यों उपयोगी है, इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये साहित्य को
को प्रभावी बनाता है, साहित्य को इंटरेस्टिंग बनाता है, साहित्य कैसे रचा जाए ये बताता है, इसलिए ये उपयोगी सिद्धांत है। तो त्रासदी का मतलब है, जैसे हम समझेंगे कि एक तरीके की दुख या तबाही, इस तरीके से जो साधारण अर्थ ले सकते हैं, लेकिन त्रासदी की व्यापक परिभाषा अरस्तू ने दी है। तो दोस्तों, त्रासदी सिद्धांत में असल में अरस्तू बताते हैं कि साहित्य किस तरीके से रचा जाना चाहिए। तो ये नाटक के माध्यम से, क्योंकि उस युग में नाटक की ही रचना हो रही थी, इसलिए अरस्तू बताते हैं कि किस तरीके से साहित्य रचा जाना चाहिए, किस तरीके से नाटक को रचा जाना चाहिए। तो उन्होंने इसको त्रासदी के 6 तत्व बताए। उनमें से ये सारे तत्व हैं जिन पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो त्रासदी है मूलतः वो साहित्य या नाटक किस तरीके से रचा जाए, किस तरीके से अच्छा साहित्य रचा जाए, इससे जुड़ा हुआ है। तो जब भी त्रासदी की बात की जाएगी तो काव्य की बात की जाएगी, नाटक की बात की जाएगी, और इसी विषय में आपको अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो सबसे पहले हम शुरू करें तो त्रासदी की परिभाषा जो अरस्तू ने दी है वो इस प्रकार है कि त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण व निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति को कहते हैं। यह समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार के रूप में होती है। इसके अंतर्गत करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। अब ये थोड़ा सा समझना कठिन होगा, क्योंकि आपको ये जो शब्द आ रहे हैं वो पहली बार आ रहे हैं आपके सामने। तो इसमें मैं बता दूं कि जो त्रासदी जो इन्होंने कहा है, कार्य की अनुकृति जिसे कहा है, हमने पहले वीडियो में जो इनका अनुकरण का सिद्धांत बताया है उसमें हमने बताया है कि अनुकृति या कार्य की अनुकृति से क्या तात्पर्य है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अनुकरण के सिद्धांत को पढ़े बिना त्रासदी के सिद्धांत को समझा नहीं जा सकता है। इसलिए इस अनुकरण के सिद्धांत को समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो अरस्तू का कार्य की अनुकृति से जो अभिप्राय है, जो कार्य की अनुकृति जिसे ये कह रहे हैं वो क्या है? कार्य यानी कि जो जीवन में घटनाएं घट रही हैं उनसे है, और उनका अनुकरण से ही हम कोई कविता रचते हैं या नाटक रचते हैं, उन्हीं से ही व्यक्ति सीखता है, उन्हीं से ही व्यक्ति अपने अनुभवों को जोड़कर कुछ न कुछ रचता है। तो इसी को ही अरस्तू कार्य की अनुकृति कह रहे हैं, यानी कि घटनाओं का अनुकरण। जो कि एक कवि या एक नाटककार या साहित्यकार जब कुछ रचता है तो फिर उन घटनाओं को काल्पनिक तरीके से अपने मन में रचता है, उन घटनाओं यानी कार्यों का अनुकरण करके ही वो रचना कर पाता है। इसलिए ये कहते हैं त्रासदी किसी गंभीर, यानी कि वो एक कोई साधारण नहीं है, साधारण घटना नहीं है, वो एक गंभीर घटना है। त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण का अर्थ है अपने आप में पूर्ण होती है, वो स्वयं चलती है, स्वयं पूर्ण होती है, उसमें कोई विशेष बल नहीं देता है कि उसको पूरा करने के लिए उसमें किसी के द्वारा वो चलाई नहीं जाती है, वो ऐसा लगता है कि स्वयं प्रवाहित हो रही है। एक फिल्म जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि फिल्म में जो घटनाएं हैं वो ऐसे आती हैं जैसे कि वो आनी ही थी, जैसे उनके बिना ये फिल्म पूरी ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए वो स्वतःपूर्ण है और निश्चित आयाम से युक्त है। निश्चित आयाम यानी कि उस समय से जुड़ी युक्त कार्य की अनुकृति को कहते हैं। उस निश्चित आयाम से युक्त जो घटनाएं हैं उनके अनुकरण यानी कि उनकी नकल से ही एक नाटक बनता है। तो इन्हीं को मिला कर के जब हम देखते हैं तो त्रासदी का जो सिद्धांत है वो पूरा होता है। अब अरस्तू कहते हैं कि यह सामाख्यान के रूप में ना होकर कार्य व्यापार के रूप में घटित होती है। इसके अंतर्गत करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। अब इस पूरी फिल्म जो हम देखते हैं
तो उस फ़िल्म के द्वारा क्या होता है, हमारे मन में जो करुणा होती है, हमारे मन में जो जो भाव होते हैं, जो गुस्सा होता है, उनको वो क्या करती है फ़िल्म, उनको वो जगा देती है और फिर उन मनोविकारों को शांत करके हमें एक आनंद की अनुभूति देती है, जिसे विरेचन कहते हैं। यही पूरी प्रक्रिया त्रासदी के अंतर्गत आती है। जब एक फ़िल्म देखने के बाद, जब एक नाटक देखने के बाद हम उसके विभिन्न पड़ावों से गुजरते हैं, जिसमें सुख होते हैं, दुख होते हैं, कोई घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। इन सभी को देखने के बाद जब हम लास्ट में हैप्पी एंडिंग जिसे कहते हैं वो उसको देखते हैं, तब हम कहते हैं कि हमें कुछ आनंद की प्राप्ति हुई, हमने कुछ सीखा। तो इसी सिद्धांत को अरस्तु त्रासदी का सिद्धांत कहते हैं। अब इस परिभाषा को सरल रूप में समझें तो त्रासदी एक ऐसे कार्य की अनुकृति है, यानी कि ऐसे घटनाओं का अनुकरण है जो गंभीर हैं और स्वतःपूर्ण हैं तथा अपने निश्चित आयाम से युक्त हैं, जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। करुणा, अब इसमें किसी फिल्म में करुणा तथा त्रास कहते हैं दुख को, और करुणा कहते हैं हमारे भाव को, हमारे मार्मिक भावों को, और त्रास कहते हैं दुख को। तो जो ये करुणा तथा त्रास क्या है, ये उतार चढ़ाव है। किसी नाटक में उतार चढ़ावों का होना बहुत ज़रूरी है, किसी फिल्म में उतार चढ़ावों का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका जिक्र ही अरस्तु कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनके बिना कोई भी नाटक नहीं लिखा जा सकता जिस नाटक में उतार चढ़ाव ना हो। जैसे अगर हम रामचरितमानस की बात करें या फिर रामायण की बात करें तो उसमें उतार चढ़ावों को हम देखते हैं। सीता का अपहरण एक दुख का कारण है, एक त्रास है, तो वहीं राम का उस पे विजय पाना करुणा और त्रास के मनोविकारों का लास्ट में विरेचन होता है। तो इस राम का वन जाना, ये सारी चीज़ें क्या है, त्रास हैं, है ना, दुख देती हैं। फिर बाद में जब राम उन पे विजय प्राप्त करते हैं, सभी पर अपनी मर्यादा से सभी को मोहित करते हैं, तो ये सभी जो त्रास था, जो हमारे मनोविकार दुख के थे, वो सुख में बदलने लगते हैं। यानी कि जो सारी घटनाएं हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न कर रही थी, तो अब वही हमें बाद में सुख देने लगती हैं, आनंद देने लगती हैं, जब सब कुछ सही होने लगता है। लेकिन ये कब होगा, जब करुणा तथा त्रास यानी कि उतार चढ़ाव नाटक में होंगे, तभी यानी कि ये क्या है, एक त्रासदी की प्रक्रिया का हिस्सा है, करुणा तथा त्रास। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। अब त्रासदी को हम चार लाइन में हम समझ लेते हैं। त्रासदी कार्य की अनुकृति है, जो मैंने बताया घटनाओं का अनुकरण करती है। इसमें वर्णित कार्य गंभीर होता है, कोई साधारण कार्य नहीं होता, क्योंकि साधारण चीज़ जब विशेष बनती है तभी वो कविता या नाटक के रूप में लिखी जाती है। साधारण चीज़ें तो हमारे जीवन का ही हिस्सा होती हैं। जब उन्हें विशेष बनाया जाता है तो उन्हें साहित्य का रूप दिया जाता है। इसलिए ये जो वर्णित कार्य होते हैं वो गंभीर होते हैं और अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतः पूर्ण होते हैं, यानी कि इन्हें कोई ज़बरदस्ती पूरा नहीं करता है, ये अपने आप पूर्ण होते जैसे लगते हैं। जैसा मैंने ऊपर बताया, ये समाख्यान रूप में नहीं, कार्य व्यापार के रूप में प्रस्तुत की जाती है। समाख्यान का मतलब है एक साथ, ये एक साथ प्रस्तुत नहीं होते। कार्य व्यापार यानी कि धीरे धीरे, कार्य व्यापार यानी घटनाओं का क्रम के साथ में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जैसे कि अगर हम कफन कहानी देखें तो फिर उसमें जो माधव और घिसू है वो धीरे धीरे घटनाओं को खोलते हैं कि किस तरीके से घटनाएं हमारे सामने कार्य व्यापार के रूप में आती हैं, ना कि एकदम कथानक बता देते हैं कि वो प्रेमचंद की क्या है कहानी का। तो समाख्यान यानी कि एकदम नहीं बताया जाता, धीरे धीरे घटनाओं को सामने लाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है।
यही है सामाख्यान रूप में नहीं, बल्कि ये जो घटनाएं होती हैं वो कार्य व्यापार के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं त्रासदी के सिद्धांत में। और इसमें क्या होता है, इसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा, उद्रेक यानी कि उठाकर, यानी कि उत्पन्न करके, इसमें करुणा और त्रास यानी कि जो बताया मैंने उतार और चढ़ावों द्वारा मनोविकारों को शांत किया जाता है, मनोविकारों को संतुष्ट किया जाता है। इससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, इससे हमें कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो यही त्रासदी की परिभाषा थी, यही त्रासदी को समझने की एक अच्छा तरीका है जिसको हम अपने आसपास किसी भी नाटक, किसी भी फिल्म से जोड़कर देख सकते हैं। अरस्तू का ये त्रासदी का सिद्धांत आज के हम किसी भी फिल्म में, किसी भी नाटक में हम देख सकते हैं, क्योंकि यही जो सबसे पहला त्रासदी सिद्धांत इन्होंने जो दिया, इसी के अनुसार बाद में नाटक रचे गए। और आज भी ज़्यादातर नाटक और फिल्म में ये सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। अब त्रासदी कैसे कैसे की जाती है एक नाटक में, कैसे इसे रचा जाता है, इसके बारे में अरस्तु बताते हैं, जिनके 6 तत्व इन्होंने बताए हैं। त्रासदी के 6 तत्व अरस्तु ने बताए हैं कि त्रासदी अगर किसी को एक नाटक रचना है तो फिर उसे किन तत्वों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन्हें सबसे, किसी व्यक्ति को यदि कोई फिल्म बनानी है, किसी व्यक्ति को कोई यदि नाटक रचना है या फिर कोई कविता लिखनी है, तो फिर उसे इन सभी तत्वों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, उसके पास कथानक होना चाहिए, उसके पास चरित्र होने चाहिए यानी कि पात्र होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, विचार होने चाहिए यानी कि उस नाटक में डायलॉग्स होने चाहिए, और आइडिया होना चाहिए एक अच्छा, कि किस पे आधारित हम नाटक या कविता जो है वो लिख रहे हैं। पद विन्यास होना चाहिए यानी कि भाषा से रिलेटेड उसमें बातें होनी चाहिए कि किस तरीके से भाषा होगी। और दृश्य विधान होना चाहिए, ये नाटक के संबंध में है, सिर्फ नाटक के संबंध में, कि किस तरीके से जो ये सिर्फ थिएटर यानी कि जो फिल्म माध्यम है, कविता में नहीं बोला जाएगा, या फिर जो साहित्य ये सिर्फ उसमें है, थिएटर के रूप में है। और गीत होना चाहिए उसमें, यानी कि गीत आने से वो नाटक अच्छा होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इनके 6 सिद्धांतों की व्याख्या क्या है। कि कथानक, अब इन्होंने बताया कि कथानक किस तरीके का होना चाहिए और कथानक से क्या अभिप्राय है। तो अरस्तु बोलते हैं कि किसी भी नाटक को रचने से पहले हमारे पास एक कहानी होनी चाहिए कि किस कहानी के तहत हम ये नाटक, ये कविता लिखेंगे। एक हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, कि जैसे बोलते नहीं, स्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं, वो होनी चाहिए। तो स्क्रिप्ट का ही अर्थ कथानक से है। सबसे पहले जो फिल्म जो बनाता है वो यूँ कहता है कि क्या स्क्रिप्ट है, क्या वो यूँ बताता है कि स्क्रिप्ट क्या है। तो यही स्क्रिप्ट को अरस्तु कथानक कह रहे हैं, कथानक कहते हैं। तो अरस्तु ने त्रासदी को कार्य की अनुकृति कहा, और कथानक उसी कार्य व्यापार को प्रस्तुत करने की भूमिका है। कार्य व्यापार मैंने बताया, घटनाओं को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा ये कथानक बताता है। और अरस्तु ने कथानक को, त्रासदी के सभी तत्वों में कथानक को पहले नंबर पे रखा है, क्योंकि यही वह ज़मीन होती है जहाँ पर तय किया जाता है कि कैसे घटनाओं को सामने लाना है, कैसे एक पूरे नाटक को रचा जाना है, किस आधार पर रचा जाना है। क्योंकि एक विचार होता है, कोई भी फिल्म हो उसकी कहानी हम 2 मिनट में या फिर 1 मिनट में भी बता सकते हैं। किसी भी फिल्म, किसी 3 घंटे की कहानी को, या फिर किसी 500 पन्ने के उपन्यास को, या पूरी रामचरितमानस को हम एक मिनट में बता सकते हैं। अब ये 1 मिनट में जो हमने बताया वो क्या है, वो कथानक है, वो आइडिया है, वो क्या है, वो स्क्रिप्ट है। अब उसके तहत ही सारी चीज़ें, घटनाएं, या जिसे कार्य व्यापार कह रहे हैं अरस्तु, वो प्रस्तुत की जाएंगी। तो अरस्तु बोल रहे हैं कि त्रासदी को कार्य की अनुकृति इन्होंने कहा है, और कथानक उसी कार्य व्यापार को प्रस्तुत करने की भूमि है, यानी कि इसी भूमि पर कार्य व्यापार प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं।
अब अरस्तु बोल रहे हैं कि कथानक कहाँ से लिया जाए, कथानक को कैसे रचा जाए। इनके उत्तर में अरस्तु ने कथानक के 3 प्रमुख स्रोत बताएं कि अब हमने बता तो दिया कि कथानक होना चाहिए। अब अरस्तु इसकी भी चर्चा करते हैं कि अगर एक नाटककार के सामने ये संकट है, उसे समझ नहीं आ रहा कि कथानक वो ले कहाँ से, तो फिर या वो कविता कैसे करे, वो एक नाटक या फिर एक साहित्य को किस तरीके से वो रचे। तो इसके उन्होंने 3 स्रोत बताए, दंत कथा या परंपरा या धर्म पर आधारित। दंत कथा कहते हैं जो जो पुरानी कथाओं में हम सुनते आते हैं, उस पे आधारित होना चाहिए, या परंपरा या धर्म के आधार पर होना चाहिए। जैसे धर्म के आधार पर हमने कितने सारी कथाएं, राजा हरिश्चंद्र है हमारे सामने, रामचरितमानस है, ठीक है। परंपरा के आधार पर कितनी सारी हमारे पास वो कथानक हैं। दंत कथाओं के आधार पर जैसे पुनर्नवा है, उर्वशी है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, दंत कथाओं के उस पे कथानक हैं और परंपराओं पर कथानक हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई कवि कथानक लेता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कल्पना। एक अगर व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो वो अपनी कल्पना से कथानक रचता है। अब ये कथानक या रचनाकार की मौलिक उपज है, उसने कहीं से वो रचना ली नहीं है, कहीं से आइडिया लिया नहीं है। अब जैसे तुलसीदास जो रामचरितमानस रचते हैं, वो क्या है, वो कथानक लेते हैं कहाँ से, धर्म से वो कथानक लेते हैं। लेकिन जब कोई कल्पना करके कोई साहित्य रचता है, जैसे जो राग दरबारी जब वो रचते हैं, जब राग दरबारी की रचना करते हैं, तो वो लेखक की मौलिक कल्पना पर आधारित है। उन्होंने कल्पना करके श्रीलाल शुक्ल ने उसको लिखा है। अब एक कल्पना हो गया, अब ये हो गया कि वो एक इतिहास से भी उसे ले सकता है। इतिहास से जैसे जयशंकर प्रसाद ने इतिहास से कितने कथानक लिए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सारे नाटक उन्होंने इतिहास से उठाए। तो ये सारे क्या है, स्रोत हैं कि नाटक या साहित्य हम कहाँ से कैसे लिख सकते हैं। अब उन्होंने बोला कि स्रोत तो उन्होंने बता दिए, अब कथानक कैसे अच्छा हो, कथानक या नाटक को कैसे हमें अच्छा बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जैसे हम बोलते हैं कोई फिल्म कब हिट हो या फिर फ्लॉप हो, इसी की बात अरस्तु इस अपने सिद्धांत में कर रहे हैं कि कैसे उस फिल्म को, उस नाटक को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे अच्छा बनाया जाए। इनके लिए तीन जो तत्व वो बताते हैं अरस्तु, वो ये हैं महान त्रुटि, अभिज्ञान और स्थिति विपर्य। अब इन्हें मैं बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है एक फिल्म में, एक नाटक में, एक कविता में। तो महान त्रुटि का मतलब है कि जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है नाटक में, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। जैसे अब मैं प्रेमचंद की कहानी कफन को के उदाहरण के रूप में बताऊं कि आलू के पीछे या फिर भूख के पीछे वो एक महिला को इलाज के लिए नहीं ले जा रहे हैं, जो कि उनकी सगी पत्नी है, एक की बहू है। तो ये क्या है, ये हमारे समाज की, हमारे कथानक की महान त्रुटि को दर्शाती है कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी फिल्म में हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जो हमें परेशान करती हैं, असल में वो हो रही होती हैं समाज में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, जिन्हें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक पुलिस वाला किसी गरीब मज़दूर को मारता है, तो फिर ये क्या है, ये महान त्रुटि है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, और उसी को आप नाटक में दिखाइए, जो कि एक अच्छे नाटक के लिए हो सकता है। अब अभिज्ञान से क्या तात्पर्य? अभिज्ञान से तात्पर्य कि हमें मालूम नहीं था, अब उसे मालूम हुआ, अब उसे ज्ञान आया, तो फिर ये अभिज्ञान का क्षेत्र है। किसी अज्ञात तथ्य का सहसा ज्ञान या अज्ञानता की ज्ञान में परिणति को अभिज्ञान कहा है। अब ये फिल्म या फिर नाटक में कैसे काम करता है, इसको भी हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जब
जो अभिज्ञान है उसको हम शोले फ़िल्म के उदाहरण से समझ सकते हैं। जो शोले फ़िल्म में जय और वीरू हैं, वो शुरुआत में क्या होते हैं, वो शुरुआत में एक तरीके के गुंडे ही होते हैं, जो कि जो कि कई गलत कामों को करने से जेल जाते हैं, रेल को लूटते हैं, पुलिस वाले को तक को मारते हैं। लेकिन जब वो एक पुलिस वाले की कहानी को समझते हैं, उसको सुनते हैं बाद में, तो फिर उनको ये एहसास होता है, उनको ये ज्ञान की अनुभूति होती है कि जो अब हमें जो लड़ाई है वो गलत के खिलाफ़ लड़नी चाहिए, ना कि हमें अपने अपने लिए जीना चाहिए। तो ये पहले वो अज्ञानता से ग्रसित थे, यानी कि वो सिर्फ़ अपने लिए जी रहे थे, और अब वो उनकी जो परिणति है वो ज्ञान में हो गई है, यानी कि अज्ञात तथ्य का सहसा ज्ञान में परिणति हो जाना ही अभिज्ञान है, जो कि कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। और ऐसी कई फ़िल्मों में, नाटकों में, कहानियों में हम देख सकते हैं। जैसे राम की माता जब उनको भेजती हैं वनवास पे, तो वो अज्ञानता से ग्रसित होती हैं, लेकिन बाद में वही चित्रकूट में उनको मनाने के लिए जाती हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया होता है कि ये मैंने गलत किया है। तो ये सारी चीज़ें कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, अब कथानक को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। और तीसरा इन्होंने जो तत्व बताया कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने का, यानी कि कहानी को अच्छा बनाने का, इन्हें युक्तियाँ कह रहे हैं। अरस्तु इन्हें युक्तियाँ कह रहे हैं कि कथानक को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया स्थिति विपर्य। अब स्थिति विपर्य, विपर्य का मतलब होता है उलटफेर, स्थिति का मतलब होता है घटना में उलटफेर, यानी कि कहानी में उलटफेर। होने वाला था कुछ और हो गया कुछ। अब इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे जो रामायण है, उसमें जब राम का राज्याभिषेक होना है अगले दिन, सब प्रजा खुश है कि उन्हें अब नया राजकुमार मिलेगा और एक नया राजा मिलेगा। लेकिन अगले ही दिन होता क्या है, जो राजा बनने वाला था वो उसे जाना पड़ता है वनवास में, उसका कोई राज्याभिषेक नहीं होता है। कहानी में इतना बड़ा उलटफेर आता है। तो ये क्या है, ये इससे क्या होता है, दर्शकों के मन में आंसू आते हैं, दर्शकों का हृदय क्षोभ से भर जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहानी को, नाटक को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। यानी कि कहानी में अगर स्थिति विपर्य है, अभिज्ञान है, महान त्रुटि है कथानक में, फिल्म में, नाटक में, तो वो अच्छी कहानी के रूप में जानी जाएगी। ये अरस्तु कह रहे थे उस समय, और यही सारे सिद्धांत अभी तक फॉलो किए जाते हैं एक किसी नाटक को रचने में, फिल्म को रचने में। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब दूसरा जो तत्व है इसका, त्रासदी का, वो है चरित्र, यानी कि जो कैरेक्टर हैं, पात्र हैं। अब वो चरित्र के बारे में बोलते हैं, चरित्र भद्र होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यानी कि अच्छे कुल का होना चाहिए। वो यूँ नहीं कि लंपट हो, यूँ नहीं कि ऐसी बेकार सा हो। यानी कि जैसे हम देखेंगे कि रामचरितमानस को देख ले या फिर राजा हरिश्चंद्र को देख लें, इसमें जो दोनों जो चरित्र हैं, राम और राजा हरिश्चंद्र, वो एकदम भद्र हैं, वो भद्र चरित्र हैं, वो अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये त्रासदी को, यानी कि नाटक को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो चरित्र स्वाभाविक तथा संभावनाओं से पूर्ण होने चाहिए, यानी कि उनमें उनमें ये होना चाहिए कि वो जो घटनाएं हैं उनको पूरा करने के योग्य हों, उनमें संभावना हो कहानी को आगे बढ़ाने की। ये कह रहे हैं अरस्तु। चरित्रों में परिवर्तन उनकी मूल प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिए, उनकी मूल प्रकृति के अनुसार ही उसमें परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम बेकार था चरित्र और अब उसमें इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि अब उसको देख के लोग हंस रहे हैं कि ये क्या हो गया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। यानी कि एक बिल्कुल गरीब आदमी बिल्कुल इलॉजिकल तरीके से अमीर बनता है, तो फिर ये हास्यास्पद कहानी होती है, स्क्रिप्ट बेकार लगती है, इसलिए अरस्तु इसे अवॉइड करने की बात कहते हैं। अब इस जो तीसरा तत्व है त्रासदी का, वो है विचार। विचार के अंतर्गत अरस्तु का कहना है कथानक को आगे कैसे बढ़ाना है, किन घटनाओं को लाने का विचार करना है, उन्हें
किन्हें रहने देना है, किन घटनाओं को लाना है, किन्हें रहने देना है, किन्हें नहीं लाना है, कथानक केवल ज्ञानात्मक होगा या उसमें भावगत बातें भी होंगी, इन सभी बातों की चर्चा विचार में की जाती है। विचार यानी आइडिया, कि कहानी का आइडिया, कहानी किस आइडिया के तहत आगे बढ़ेगी, एक नाटक किस आइडिया के तहत आगे बढ़ेगा, उसमें घटनाएं केवल केवल विचार पर आधारित होंगी या फिर उसमें कुछ भावनात्मक घटनाएं भी सामने आएंगी, उसको किस तरीके से किस आइडिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा, ये सभी विचार के तहत प्रयोग किया जाता है। अब पद विन्यास यानी कि उसकी भाषा शैली, अभिव्यक्ति कौशल कैसा होना चाहिए। जब रामायण की रचना करता है कोई, रामानंद सागर रामायण बनाते हैं, तो फिर उनके सामने पद विन्यास के रूप में होता है कि वो किस भाषा का प्रयोग करेंगे। और जब कोई शोले फिल्म की रचना करता है, शोले फिल्म बनाता है, तो फिर उसकी भाषा शैली, उसकी अभिव्यक्ति कौशल, उसकी रचना शैली अलग है और रामायण की भाषा शैली यह अलग है। इसको क्योंकि ये कथानक के अनुसार ही डिसाइड करना होता है कि पद विन्यास कैसा हो, भाषा कैसी हो। अब रामायण में शोले जैसी भाषा नहीं चलेगी, ना ही जो शोले में रामायण की भाषा को हम डाल सकते हैं। तो इसका ध्यान देने के लिए अरस्तू कह रहे हैं। दृश्य विधान बहुत ज़रूरी है एक नाटक के लिए। एक नाटक इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि वो प्रस्तुत किया जा सके। अरस्तू इस बात को कहते हैं कि दृश्य विधान कहते हैं रचना, दृश्यों की रचना उसमें होनी चाहिए। विधान का अर्थ है निर्माण, कार्य, व्यापार, अर्थात जो घटनाएं होती हैं उन्हें दृश्य विधान के द्वारा ही चित्रित किया जाता है। कैसे उन्हें रंगमंच पर दिखाना है, इसकी नीति ही दृश्य विधान है। और इसका जो आखिरी है, अंतिम तत्व है, वो है गीत यानी कि जैसे हम फिल्म में देखेंगे, नाटक में देखेंगे, या फिर कोई नुक्कड़ नाटक है उसमें हम गीत को देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है जो फिल्म है वो नीरस नहीं है, वो बोरिंग नहीं है। गीत क्या है, उन नाटक को क्रिएटिव बनाते हैं, उन नाटक को नीरस होने से बचाते हैं, एक कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो कथानक गीत के माध्यम से सरस सजीव बना रहता है, इसलिए ये ज़रूरी है। तो हमने दोस्तों त्रासदी के सिद्धांत के सभी 6 तत्वों की बात की, और यदि आप इसको सुनेंगे वीडियो को पूरी, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आप ज़रूर समझ पाएंगे। यदि कोई त्रुटि हुई है तो फिर आप कमेंट में बताइए, जिसे सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।